पिछली क्लास में हमने व्यतिकरण या इंटरफेरेंस को स्टडी किया था, जिसमें यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट एनालिसिस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? जो आवाज़ मैं बोलता हूँ वो आपको सुन रही है। अगर बीच में छोटी मोटी दीवार होती, ईंट लगी होती तो भी सुनती। क्यों सुनती? क्योंकि जहाँ दीवार होती है वहाँ से आवाज़ या साउंड जो है वो मुड़कर निकल सकता है। क्या हो सकता है? जैसे मान लो यहाँ कोई दीवार है ये, और यहाँ कोई आदमी चिल्लाए और यहाँ कोई दूसरा इसे सुनने वाला हो, तो जो साउंड है वो यहाँ से मुड़कर निकल के आता है। आवाज का या तरंग का मुड़कर निकलना डाइफ्रैक्शन या व्यतिकरण कहलाता है, सॉरी विवर्तन कहलाता है। आज का जो टॉपिक है इसको कई जने डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं और कई डाइफ्रैक्शन भी बोलते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों के दिमाग में ये डायग्राम क्या है? ये किसी तरंग का या किसी वेव का किसी अवरोधक के किनारे से मुड़कर निकलना डाइफ्रैक्शन या विवर्तन है। या इसको हम डिफाइन इंग्लिश में कर सकते हैं, बेंडिंग ऑफ ए वेव फ्रॉम शार्प एज ऑफ any obstacle is diffraction। किसी तरंग का अवरोधक के किनारे से मुड़कर निकलना विवर्तन है। पहला सवाल यह आता है कि जब ये आदमी यहां से आवाज लगाएगा, यहां से कोई साउंड जनरेट करता है, तो आवाज यहां से निकल के इधर आती है। लेकिन अगर ये आदमी यहां कोई टॉर्च जलाए तो क्या लाइट दीवार के इधर आएगी? सवाल क्या आता है? सवाल ये है कि मान लो ये दो केस हम लेते हैं। यहां ये आदमी चिल्लाता है, साउंड जनरेट करता है, तो आवाज मुड़कर इधर आती है। अगर यही आदमी यहां से कोई टॉर्च जलाए तो क्या लाइट इधर आएगी? नहीं आएगी। सवाल आता है क्या रीजन है कि साउंड का डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन संभव है, लेकिन प्रकाश तरंगों का या लाइट का पॉसिबल नहीं है। मान लो वो ऊपर वाला आदमी दीवार के एक साइड खड़ा हो गया, यूं चिल्लाए, तो क्या दूसरी साइड में आवाज आएगी? नहीं। आवाज इसलिए आती है क्योंकि उसकी आवाज की जो वेवलेंथ है वो इस ऑब्स्टेकल के साइज की है लगभग। लेकिन क्या लिखेंगे? डाइफ्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ size of obstacle is almost equal to wavelength of wave। या हम ये कहेंगे विवर्तन तभी संभव है जब तरंग का आकार अवरोधक के आकार के समान हो। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वेव किसी दीवार के दूसरी तरफ तब जाएगी जब इस दीवार की साइज और आवाज की साइज लगभग सेम हो। अगर हम यूं बोलते हैं तो आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि इस केस में जो आवाज की वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य है वो क्या हो गई है? कम। अब हम ये देखते हैं कि लाइट या प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो हम देख सकते हैं ये दी जाती है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक। हमें जो चीजें दिखती है, मैं हूं, मेरा कोट है, बोर्ड है, मार्कर है, लिखा हुआ है,
ये सब चीजें तभी दिखती है जब इनकी वेवलेंथ किस साइज की हो, 4000 से 8000 एंगस्ट्रम। मतलब ये लैम्डा है 0.000004 इतना मीटर है। ये बहुत कम है, माइक्रो है। हम ये कह सकते हैं कि आटा हम देखते हैं, उसका एक दाना उठाए उससे भी 5-4 लाख गुना छोटी साइज है। अब क्या ऐसी साइज अपने चारों तरफ किसी चीज की है? दीवारें बड़ी है, बोर्ड, पेन, मार्कर, मैं आप सबकी साइज बड़ी है। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी वेवलेंथ की लाइट इससे छोटी रह जाती है, इसलिए ये यहां से मुड़कर नहीं आती। लेकिन साउंड का वेवलेंथ जो है या आवाज की तरंगदैर्ध्य है ये होती है ज्यादा। या हम ये कह सकते हैं नॉर्मली हम जिस साइज के हैं उसी साइज का साउंड का वेवलेंथ होता है। तो ये यहां से घूम के इधर आ जाती है। सवाल अगर पूछा जाए क्या रीजन है कि साउंड का डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है लेकिन लाइट का पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि डाइफ्रैक्शन तब होता है जब किसी वेव की तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ इन दीवारों के या एटमॉस्फेयर के ऑब्स्टेकल्स के साइज की हो। अगर बराबर साइज है तो दूसरी तरफ जाएगी, अगर बराबर साइज नहीं है तो दूसरी तरफ नहीं जाएगी। अब लाइट का वेवलेंथ छोटा है इसलिए लाइट दूसरी साइड में नहीं जाती है, जबकि साउंड का इसके ऑलमोस्ट इक्वल है इसलिए साइड में चली जाती है। इसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन या विवर्तन। किसी दीवार से या किसी अवरोधक से वेव का मुड़कर निकलना विवर्तन है। समझ गए? हमारे सिलेबस में जो चीज है वो दी गई है सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन या एकल झिर्री विवर्तन। देखो डाइफ्रैक्शन दो तरह का होता है। एक वो जिसमें लाइट इंफिनिटी से आती है, मतलब यूं पैरेलल लाइट आ रही है। एक डाइफ्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें लाइट किसी फिक्स डिस्टेंस से आती है, इंफिनिटी से नहीं आती। फर्क कैसे पता लगता है? देखो वो सारी लाइट एक दूसरे के समांतर है जबकि ये तिरछी है, तो ये कहा जाएगा कि यहां जो सोर्स या स्रोत है वो कहां है? इनफाइनाइट या अनंत पर है, जबकि यहां जो स्रोत है या सोर्स है वो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे। यहां बीच में एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसमें इतनी जगह छोड़ रखी है। यहां एक स्क्रीन लगी हुई है, यहां सेम है, यहां भी एक स्क्रीन लगी हुई है। इस लाइट को अगर स्क्रीन पे एक जगह इकट्ठा करना हो तो हमें एक लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लेंस। ये लेंस इस लाइट को क्या कर देगा? एक जगह पे इकट्ठा। लेकिन इस केस में इस लेंस की जरूरत नहीं है, ये लाइट अपने आप भी आके मिल सकती है। जब लाइट इंफिनिटी पे हो तो इस डाइफ्रैक्शन को बोलते हैं फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, या इसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है, इधर वाला नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रेनेल्स डाइफ्रैक्शन या फ्रेनेल विवर्तन। ये 1998 तक सिलेबस में था, उसके बाद हर एग्जाम से, हर बुक से हटा दिया गया है। तो हमारे काम का है सिर्फ कौन सा डाइफ्रैक्शन? फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, जिसमें लाइट कहां से आएगी? इनफाइनाइट से आएगी और लेंस के थ्रू इसको किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया जाए। तो अगर डाइफ्रैक्शन या विवर्तन के किसी सवाल में लिखा जाए कि एक लेंस काम में लिया गया है, तो ये नहीं सोचना है कि लेंस क्यों ले लिया। ये लेंस किस लिए लिया गया है? ताकि इंफिनिटी से आने वाली लाइट को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। हमें अब जो पढ़ना है सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन, वो ये है। किस कैटेगरी में उसको रखा गया है? फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में रखा गया है।
तो देखो, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन, ये क्या है? देखो, यहां कोई दीवार है जिसमें कुछ गैप दिख रहा है, यहां पे दिखता है, इसको बोलते हैं सिंगल स्लिट, एक जगह है। जैसे इंटरफेरेंस में दो वेव आती है, यहां पे दो वेव नहीं आएगी, सिर्फ कितनी जगह से आएगी? एक जगह से। यहां से पैरेलल लाइट आती है और इसको इस स्क्रीन पर मिला दिया जाता है, बस। दिस इज सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। मान लो यहां की बात करें तो ये वेव तो आएगी यहां से सीधी, और इसको आना पड़ेगा कुछ नीचे से, ये भी इधर जाएगी मान लो। तो किस वेव को ज्यादा चलना पड़ेगा इस पॉइंट पे आने के लिए? नीचे वाली को। कितना ज्यादा चलना पड़ता है? इसके लिए काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, तो इतना ज्यादा चलना पड़ता है, इसको बोलते हैं डेल्टा लैम्डा। पूरा डाइफ्रैक्शन या विवर्तन सिर्फ इस इतनी सी जगह में खत्म होने वाला है। ध्यान से देखना, ये जो गैप यहां दिखता है इसको बोलते हैं स्मॉल डी। ये डेल्टा लैम्डा है, 90 डिग्री के एंगल पे लाइन खींची गई है, और इस एंगल को नाम देते हैं थीटा। कितना नाम देते हैं? हम ये कह सकते हैं ये लाइन है, यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन खींची है, ये 90 है, ये डेल्टा लैम्डा है, ये डी है और ये थीटा है। पूरा डाइफ्रैक्शन सिर्फ इस एक डायग्राम से सोल्व होगा। क्या है ये? अगर इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिया जाए तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब अपॉन कर्ण। सुना है? तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर या लंब है, कितना दे रखा है? डेल्टा लैम्डा है। अपॉन 90 के सामने हाइपोटेनियस या कर्ण, तो 90 के सामने क्या लिखा है? स्मॉल डी। ये लो, पूरा डाइफ्रैक्शन सिर्फ इस एक फॉर्मूले से सोल्व किया जाता है, जो लिखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन। एक चीज और याद रखेंगे, जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 है, तो जो वैल्यू यहां है उसी को आगे लिख दिया गया है। अगर साइन थीटा में थीटा की वैल्यू स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख दिया जाता है, जो चीज यहां थी उसे ही आगे लिख दिया गया। तो इसको दूसरा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन। इस फॉर्मूले से हमसे 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। डाइफ्रैक्शन या विवर्तन का सवाल जब भी आएगा तो फॉर्मूला जो काम में लेना है उसको बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन। देखो कैसे काम में लेंगे, यहां साइन थीटा आता है डेल्टा लैम्डा बाई डी, या थीटा इज इक्वल्स टू आता है डेल्टा लैम्डा बाई डी। अगर किसी सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें उत्तर साइन इनवर्स के टर्म में, जैसे पूछ लिया गया फाइंड एंगुलर विड्थ, हर सवाल में ये एक ही चीज हमसे पूछी जाएगी जिसका नाम क्या है? एंगुलर विड्थ है। अब नंबर 1, इफ ऑप्शंस आर इन टर्म ऑफ साइन इनवर्स, यदि ऑप्शंस में साइन इनवर्स हो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये लगाना है। अगर सवाल के ऑप्शन में साइन थीटा या साइन इनवर्स आपको दिखता है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। इफ आंसर इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री, यदि ऑप्शन
डिग्री के टर्म में हो, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, इनके ऊपर डिग्री लगा हुआ हो, तो भी ये लिखना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन डी। दो तरह के सवाल हो चुके हैं। अगर ऑप्शन में साइन इनवर्स हो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा बाई डी। अगर ऑप्शन में डिग्री हो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा बाई डी। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, इफ साइन इनवर्स एंड थीटा बोथ आर नॉट यूज्ड इन ऑप्शन, अगर ये दोनों ही काम में नहीं लिए गए हैं तो डायरेक्ट आपको लगाना है थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा बाई डी। 3 सवाल होंगे, तीनों में पूछा जाएगा एंगुलर विड्थ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब भी इसको निकालते हैं तो फॉर्मूला काम में लेना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा बाई डी। अगर साइन इनवर्स के टर्म में हो तो साइन थीटा लेंगे, अगर डिग्री के टर्म में हो तो ये लेंगे, और अगर सिर्फ थीटा हो, मतलब न तो डिग्री का ऑप्शन हो और न साइन इनवर्स का ऑप्शन हो, तो डायरेक्ट लगा देंगे थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन। और कुछ चीजें याद क्या रखनी है इसमें, हाउ इंटरफेरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डाइफ्रैक्शन, विवर्तन व्यतिकरण से किस प्रकार अलग है। देखो कल की क्लास में हमने एक डायग्राम इस तरह का बनाया था इंटरफेरेंस के लिए। क्या था वो कि मान लो ये चमकीली फ्रिंज है, दिख रही है यहां, और ये काली फ्रिंज है। तो हमने ये कहा था कि इनकी सबकी इंटेंसिटी सेम मिलती है, सारी बराबर काली मिलती है और बराबर ही चमकीली मिलती है। लेकिन ये किस चीज का था, इंटरफेरेंस के लिए था। ये था इंटरफेरेंस या व्यतिकरण के लिए। इसमें सारी फ्रिंजों की इंटेंसिटी या तीव्रता जो है ये सेम मिलती है। अब आज हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी है, डाइफ्रैक्शन या विवर्तन। इसमें क्या होता है, मान लो ये दीवार है और यहां कोई आदमी खड़ा है दूसरी साइड में, यहां से कोई बच्चा है जिसको मैसेज देना है। अब ये सीधा तो यहां जा नहीं सकता, पहले ये यहां खड़ा होके कुछ बोलता है, तो क्या इसको साफ सुनेगा? ये इधर से 1-2 गालियां देता है, गई सही से बोल। तो ये बेचारा कोई एक मेज लगाता है और इसके ऊपर चढ़ जाता है। अब इसका मुंह पहले से ऊपर आ चुका है, ये फिर बताना चाह रहा है कुछ, लेकिन इसको पहले से साफ सुनता है, मतलब इंटेंसिटी जो आवाज की है वो पहले से बढ़ चुकी है। लेकिन क्या एकदम साफ है? नहीं है। ये फिर से इसको डांटता है, तो ये यहां एक अच्छी ऊंची सी मेज लगाता है और यहां खड़ा होके फेस टू फेस कि वो बोल क्या है, अच्छे से इसको समझा देता है। तो सबसे क्लियर कब सुनता है? जब यहां बीच में बोलता है, यहां बोलता है तो और कम, यहां बोलता है तो और कम। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण में सारी फ्रिंजों की इंटेंसिटी सेम मिलती है, सबकी चौड़ाई सेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइफ्रैक्शन या विवर्तन की, तो हम कह सकते हैं इस हिस्से में आई मैक्सिमम है, यहां आएगा तो आई और रिड्यूस होगा, और नीचे आएगा तो आई और ज्यादा कम होगा, और नीचे आएगा तो आई और ज्यादा कम होता जाएगा। हम ये कह सकते हैं इंटरफेरेंस या व्यतिकरण में
सभी फ्रिंजों की चौड़ाई सेम मिलती है, तीव्रता भी सेम मिलती है, इंटेंसिटी सेम मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइफ्रैक्शन या विवर्तन की, तो बीच में ज्यादा इंटेंसिटी आती है और साइडों में क्या आती है, कम। जब इस चीज को ग्राफ में दिखाते हैं तो कुछ इस तरह दिखाया जाता है। देखो, ये है बीच का हिस्सा, यहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है, हाइट ज्यादा है इसकी। यहां आते ही इंटेंसिटी क्या हो गई, कम, यहां और कम। जो मैक्सिमम पार्ट है वो यहां मिलता है आई नोट का, दूसरे हिस्से पे आते हैं तो मिलता है आई नोट बाई 22, तीसरे हिस्से में आते हैं तो मिलता है आई नोट बाई 61। ये हमें याद भी रखना है। क्या, डाइफ्रैक्शन या विवर्तन में इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है मिडिल पार्ट में, दूसरे पे आती है आई नोट बाई 22 और तीसरे पे मिलती है आई नोट अपॉन 61। इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन से या व्यतिकरण विवर्तन से किस तरह अलग है? पहला अंतर यह है, यहां सबकी इंटेंसिटी या तीव्रता मिलती है सेम, लेकिन दूसरी तरफ जब हम यहां आते हैं तो बीच में इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है, और चाहे नीचे आए या ऊपर जाए या लेफ्ट में आए या राइट में जाए तो इंटेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। समझ में आ गई बात? दूसरा चेंज आता है इसमें, यहां लिखते हैं हम फिर से इंटरफेरेंस को और यहां लिखते हैं डाइफ्रैक्शन को या विवर्तन को। देखो, इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेज की जो बीटा है, याद हो तो कल आ रही थी लैम्डा डी अपॉन डी। हम ये कह सकते हैं कि जो ये चौड़ाई है यहां से ये सबकी सेम मिलती है, इनकी भी और अंदर वालों की भी सबकी सेम मिलती है। इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस के लिए जो बीटा है वो क्या मिलता है, सेम मिलता है। क्या कहेंगे, बीटा विल बी सेम फॉर ऑल फ्रिंजेस। व्यतिकरण या इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम मिलती है, बीटा भी सेम मिलता है, या हम कह सकते हैं उनकी विड्थ सेम मिलती है। लेकिन यहां जो डायग्राम अभी हमने बनाया था इस तरह का आया था, अभी यहां बिल्कुल बीच में लिखा जाता है 0, और जहां अभी हमने एक डेरिवेशन किया था आया था थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, आया था ऐसा। यहां लैम्डा बाई डी 2 लैम्डा बाई डी माइनस लैम्डा बाई डी। देखो, अगर बात की जाए इस फ्रिंज की तो 2 में से 1 गया तो गैप कितना है, सिर्फ 1 है। सेकंड फ्रिंज के लिए ये गैप आता है लैम्डा अपॉन, यहां पे आता है 3 लैम्डा बाई डी। अगर इसका गैप लिया जाए तो ये भी कितना है, लैम्डा बाई डी। लेकिन अगर बीच की फ्रिंज की बात हम करते हैं तो 0 से लैम्डा बाई डी इधर है, लैम्डा बाई डी इधर है, तो टोटल गैप कितना है, ये 2 लैम्डा बाई डी। दूसरा डिफरेंस जो याद रखना है वो क्या है, व्यतिकरण में या इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजों की चौड़ाई सेम मिलती है, कितनी, लैम्डा डी अपॉन डी। लेकिन विवर्तन या डाइफ्रैक्शन में जो सेंट्रल फ्रिंज है, बीच की फ्रिंज है, उसकी चौड़ाई औरों के कंपैरिजन में डबल मिलती है। 99% क्वेश्चन में जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो सिर्फ ये एक ही चीज पूछी जाएगी, फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। डाइफ्रैक्शन का एक सवाल जो मैक्सिमम केसेस में पूछा जाता है वो ये, क्या कि सेंट्रल मैक्सिमा या केंद्रीय उच्चिष्ट, इसकी एंगुलर विड्थ या चौड़ाई कितनी मिलती है, तो ये कितनी मिल रही है, 2 लैम्डा अपॉन। बाकी किसी की भी पूछी जाए तो सबकी मिलती है लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी, बाकी सब सेम है। लेकिन अगर सेंट्रल फ्रिंज की पूछी जाए तो ये कितनी मिलती है, 2 लैम्डा अपॉन। हम पढ़ रहे हैं अभी
कि व्यतिकरण विवर्तन से कैसे अलग है या डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से कैसे अलग है। तो पहला अंतर हमने पढ़ा, इसमें सबकी इंटेंसिटी सेम मिलती है, तीव्रता सेम मिलती है, लेकिन इसमें बीच में ज्यादा मिलती है और फिर क्या होती जाती है आगे, कम। दूसरा, इसमें सबकी विड्थ सेम मिलती है, लैम्डा डी अपॉन डी, जबकि इसमें बीच वाले की मिलती है 2 लैम्डा बाई डी और बाकियों की मिलती है सिर्फ लैम्डा बाई। तीसरा और लास्ट अंतर जिसके साथ डाइफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, यह है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, और दूसरा है डाइफ्रैक्शन या विवर्तन। देखो यहां मैक्सिमा कब मिलता है, या जिसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा पे। जबकि डार्क कब मिलती है या मिनिमा कब मिलता है या निम्निष्ट कब मिलता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। यहां ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर सवाल आए मैक्सिमा कहां मिलता है या उच्चिष्ट कहां मिलता है, तब तो दिया जाएगा डेल्टा लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। और अगर बात की जाए मिनिमा की या निम्निष्ट की, तो डेल्टा लैम्डा मिलता है एन। ये वो सारी चीजें थी जो हमें डाइफ्रैक्शन के केस में पूछी जा सकती है या याद रखनी होती है। मान लो एक और चीज यहां देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू है डेल्टा लैम्डा बाई डी, या इसको हमने कहा है लैम्डा बाई। अगर किसी सवाल में हमसे लीनियर विड्थ ऑफ फ्रिंज पूछी जाए, यह है एंगुलर विड्थ या कोणीय चौड़ाई, जबकि यह है रेखिक चौड़ाई। अगर किसी सवाल में एंगुलर विड्थ की जगह लीनियर विड्थ पूछ ली जाए, तो ये इतना फॉर्मूला तो है ही, इसको कैपिटल डी से या एफ ऑफ लेंस, शुरू में हमने पढ़ा था कि एक लेंस लगाया जाता है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक या दो सवाल टोटल एक्सरसाइज में ऐसे आते हैं जिनमें या तो लेंस लगा दिया जाता है या तो कैपिटल डी दिया जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है, देखो एक बार स्क्रीन है यहां से लाइट आती है, इसकी एंगुलर विड्थ तो है ये और लीनियर विड्थ है ये। अगर हम इस लाइन को यहां की बजाय स्क्रीन को यहां रखते, तो अब जो नया फ्रिंज आएगा वो आएगा ये। तो ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो पहले सिर्फ इतना था, अगर स्क्रीन को पीछे ले आते हैं तो ये फ्रिंज हो जाती है क्या, बड़ी। अगर डाइफ्रैक्शन के किसी सवाल में हमसे लीनियर विड्थ पूछी जाए, तब तो कैपिटल डी काम में लेना है, और अगर पूछी जाए एंगुलर विड्थ तो इसको काम में नहीं लेना। यह था डाइफ्रैक्शन के बारे में सब कुछ। इसको याद करने के बाद इसके सवाल सोल्व किए जाते हैं। तो कल आपको इसको याद करके आना है। इससे रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल हैं वो हम यहाँ कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।